आए हैं खित्ते से खास मेहमान जो बनेंगे इस्लामाबाद की शान। तालीम की तरफ सोचिए, तरबियत की तरफ सोचिए अपनी। मुझे समझ में नहीं है कि आखिर एक जेन्युइन फास्ट बॉलर क्यों नहीं रखा गया। हमारा जो स्नेल स्लाइम है वो दुनिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। तू आईफोन, मैं मोटोरोला। चल भाग बेटे, ख्वाब देख, तू ख्वाब छोटे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जी आया नू, खैर आ गए, भली करे आया। बरकत के उसके साथ मैं हूँ सोनिया सुंदर और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। बल्कि आज तो मैं कहना चाहिए भाई नी हाओ और शैशे, क्योंकि exactly. आए हैं खित्ते से खास मेहमान जो बनेंगे इस्लामाबाद की शान। दोस्ती और मेहमान नवाजी में पाकिस्तान ने दुनिया का दिल जीत लिया है। कल चीन के वजीर आजम ली चांग तकरीबन एक तिहाई के बाद पाकिस्तान पहुंचे और उनको 21 तोपों की सलामी के साथ वेलकम किया गया। और आज पहुंचेंगे रूस, ईरान और हिंदुस्तान। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास, इसके हवाले से प्रोग्राम में मजीद भी होगी बात, लेकिन नजर डालें बड़ी खबर पे। पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास आज से इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है। चीन और रूस समेत तमाम रुकन ममालिक शरीक। चीनी वजीर आजम भी पाकिस्तान में मईशत, तिजारत और तरक्की के नए दौर का आगाज है। इंग्लैंड से पहले टेस्ट में गजब शिकस्त के बाद पाकिस्तान की अजब 11 कप्तान 3 रेगुलर स्पिनर्स और सिर्फ एक फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरेंगे। नुमान अली, साजिद खान और जाहिद महमूद टीम में शामिल। शान मसूद की आउट ऑफ द बॉक्स सोच कहीं टीम को सीरीज से आउट ही ना कर दे। चाहो तो राह निकल ही आती है। मानसेरा की सिद्रा सज्जाद ने साबित कर दिखाया। गूंगिया की फार्मिंग से लाखों का कारोबार बनाया। सिद्रा गूंगों के स्लाइम से कैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है, आज के प्रोग्राम में जानेंगे। और जो कोई न कर पाया सरबाज खान ने कर दिखाया। दुनिया में 8000 मीटर बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। फख्रे पाकिस्तान आज होंगे दुनिया बोल है में हमारे मेहमान। चलिए तो शोगा करते हैं बाकायदा आगाज। और पाकिस्तान की मेज़बानी में 23वीं 2 रोज़ा शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस आज शुरू होगी। चीन और रूस समेत तमाम रुकन ममालिक के सरबराहान इसमें शरीक होंगे। मेहमानों की अक्सरियत आज पहुंचेगी। और चीनी वजीर आजम ली चांग खुसूसी तौर पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। बुध को वजीर आजम कॉन्फ्रेंस हॉल में शुरा का इस्तकबाल भी करेंगे। शहबाज शरीफ के इब्तदाई खिताब के बाद समिट की कार्रवाई शुरू होगी। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, जो कि हैं साबिक मुशीर वजीर ख़जाना। सर वेलकम टू द शो। ये बताइए नजीब साहब कि शंघाई ताउन तंजीम आज से शुरू हो रही है, कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले इस समिट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक जस्ट द फैक्ट कि पाकिस्तान में आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि there are so many delegations from so many important countries that are visiting Pakistan is a good omen for Pakistan. बहुत सालों बाद पाकिस्तान ने कोई मेजर समिट होस्ट की है, so that puts Pakistan on the map in a different limelight. अभी तक सारी गुफ्तगू IMF, डेट इस तरह से होती रही है। आज जो गुफ्तगू है वो 3 चीज़ों पर होनी चाहिए। जो SCO है उसको मैं 3 तनाजुल में देखता हूँ। इसको मैं कहता हूँ इट्स TCS नेटवर्क, ट्रेड, connectivity and security. So as host, Pakistan can put a good agenda on all 3 and I really hope that Pakistan will. SCO में याद रखिए कि 40% दुनिया की जो आबादी है 40% वो इन ममालिक में बसती है, यानी कि नियरली 3 बिलियन पीपल लिव इन दीज कंट्रीज़। पर इनका जो ट्रेड हुजम है वो उस तरह से नहीं है जो होना चाहिए, जैसे आसियान या जो बहुत ही डेवलप्ड इंटरेक्शन होता है EU में वैसा हो। पाकिस्तान और जो एडजॉइनिंग कंट्रीज़ हैं, जब ये सेटअप हुई थी तो एक इरादा था कि गुड नेबरलीनेस जो है वो डेवलप की जाएगी। पर आज भी हम देखते हैं कि एरिया में सिक्योरिटी कंसर्न भी है और उस तरह से ट्रेड जो है वो रीजनल नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो खैर बहुत बड़ा मौका है। चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान के लिए, और जो कार कंट्रीज़ हैं, रशिया के एडजॉइनिंग सारी जो बाकी कंट्रीज़ हैं,
वो पाकिस्तान की जो एनर्जी नीड है, चाहे वो काज़ाकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, ईरान एक जिसे कहेंगे ऑब्जर्वर स्टेटस में है, ये सारे ममालिक पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स को आगे लेकर चल सकते हैं। आई थिंक जो की एरियाज ऑफ कोऑपरेशन हैं उसमें रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, जिसे कहते हैं ट्रेड, फिर कल्चरल एक्सचेंज और पीपल टू पीपल टाइज, इससे जो ममालिक हैं उनमें दोस्ती अगर लोगों की सतह पे बढ़ेगी तो फिर ऑब्वियसली जो रवाबित हैं वो आने वाली जनरेशन्स तक बड़े मुस्तहकम होंगे। और जैसे आप कहते हैं कॉम्बैट टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ये तो हमेशा इस एरिया का एक एजेंडा रहता है। और ये मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप तालीम की तरफ सोचिए, तरबियत की तरफ सोचिए, अपनी 40% ऑफ द ग्लोब की, अगर आप ये काम करेंगे तो खुद ही इन चीज़ों का जो असर है वो कम हो जाएगा। आई थिंक कि जो एक आखिरी बात मैं करूँगा वो है रूट कनेक्टिविटी। सीपेक के आने से इस सारे खित्ते का जो निज़ाम है ऑफ कनेक्टिविटी वो बहुत अपग्रेड हुआ है, बहुत इम्प्रूव हुआ है। सो कोई फ्रेमवर्क का होपफुली इजरा हो कि इसको आगे लेकर कैसे चलना है पाकिस्तान ने, दीगर ममालिक ने, और सबसे बढ़ के इन ममालिक के लिए एक अच्छा मल्टीलैटरल डायलॉग है जिसमें आप गुफ्तगू कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि थोड़ा सा अगर मैं एक क्रिटिकली देखूं इन चैलेंजेस को, इन अपॉर्चुनिटीज़ को, सो सब ममालिक के कंपीटिंग इंटरेस्ट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर सब ममालिक को ये सोचना है कि रीजनली आसियान का अगर मॉडल लेकर आगे चलें तो उससे कितनी तरक्की हुई जब इंटर रीजनल ट्रेड होती है, और वो गुड्स जिसमें हम कंपेरेटिव नहीं है वो हम अगर अपने दीगर ममालिक से ले सकते हैं, और जिनमें हम कंपेरेटिव हैं वो हम उनको बेच सकते हैं। आखिरी चीज़ जो हमें आई थिंक देखनी चाहिए, देयर शुड बी मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द SCO स्ट्रक्चर, उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे इम्प्रूव हो सकता है, उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की जो अगर कोई फ्रेमवर्क्स हैं कि आगे चल के क्या क्या चीज़ें होनी हैं वो कैसे हो सकती हैं। और ये जो 300-400 बिलियन डॉलर की अगर ट्रेड जो है इस वक्त इन कंट्रीज़ में है तो ये तो बहुत ही मतलब थोड़ी है, और उसमें भी ऑफ कोर्स जो इंडिया जो है उसको खाकान साहब एग्जैक्टली मैं एग्जैक्टली यही पॉइंट रेस करना चाह रहा था जो आपने बात की। तो लेट मी फ्रेम द क्वेश्चन देन कि हम चाइना की हमारी ट्रेड टाइज द वर्ल्ड नोज, रशिया से हम अपने मामलात बढ़ा रहे हैं। नाउ आई गेस नाउ इट्स द टाइम टू रियलाइज़ कि अब अगर तरक्की करता है तो पूरा खित्ता करता है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन। तो अब वक्त आ गया है, दोनों ममालिक और पाकिस्तान तो हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, अब वक्त आ गया कि तमाम तर जो तस्फिया तलब अमूर है उनको हल किया जाए, सिक्योरिटी के मामला से लेके मईशत तक, ताकि दोनों को इसका फ़ायदा पहुँचे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान को। तो ये समिट और जयशंकर का आना सियासी तौर पे और माशी तौर पे जो बर्फ़ है उसको पिघला सकते हैं। तो देखिए ना कि इंटरैक्शन से ही बात आगे बढ़ेगी। दोनों ममालिक जो बहुत बड़े मुल्क हैं, बहुत इम्पोर्टेंट मुल्क हैं, न्यूक्लियर पावर्स हैं, डिटरेंस है, इन सब को आगे लेकर चलना है। सो एज अ गुड होस्ट वी वेलकम द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर टू बी इन पाकिस्तान। वी होप कि एक अच्छी गुफ्तगू होगी। ऑफ कोर्स एक मल्टीलैटरल लेवल पे है। अगर आप खित्ते में देखें, जैसे आपने फरमाया, एनर्जी, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल एंड अपैरल, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो इस खित्ते को डिफ़ाइन करती हैं, मैं समझता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ही कहना चाहता हूँ कि चाइना ने इससे ब्रेक कर लिया है, और यही राज है। जो लोग पूछते हैं कि चाइना ने अपनी पॉवर्टी कैसे ख़त्म की, तो चाइना की जो ग्रोथ रेट 6 से 8% के दरमियान रहा है, वो यही रहा है कि चाइना ने जो नए ग्रोथ इंजन्स हैं वो डिटर्मिन किए हैं। मसलन अब वो EV दुनिया में बेचते हैं, वो लिथियम आयन बैटरी दुनिया में बना के बेचते हैं, वो सेमीकंडक्टर मार्केट में इंटर कर गए हैं। सो सोचिए कि उन्होंने अपनी सोच को कैसे तब्दील करना शुरू कर दिया है। फिर पाकिस्तान जैसा मुल्क अभी भी माइंस, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स, दिस इज़ वेयर वी हैव टू फाइंड आवर पार्टनरशिप। एंड इंडिया के साथ भी आई थिंक रिलेशंस आने वाले दिनों में इम्प्रूव करने चाहिए। देयर इज़ नो रीज़न नॉट टू। और जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं, इंक्लूडिंग द डिस्प्यूट ऑफ कश्मीर, उस पर बात ज़रूर होनी चाहिए जब भी बायलैटरल इंटरैक्शन हो, और उस चीज़ को ट्रैक टू डिप्लोमेसी से भी आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, और भारत की तो हमने बात कर ही ली, हमारा पड़ोसी ईरान भी है और उसका भी कंटिंजेंट आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ सबसे जो हैवी कंटिंजेंट है
वो रशिया का है। दिस मीन्स अ लॉट खाकान साहब, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती ज़रूर मिसाली है, लेकिन अब हमें ख़ित्ते में डिप्लोमेटिकली अपने आप को मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है, एंड थ्रू रशिया टू द स्तान कंट्रीज और टू द वर्ल्ड। देन एक बात मैं और कहता हूँ कि इन सब ममालिक को, छोटे हों बड़े हों, एक म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट पे बेस्ड रिलेशनशिप बनाना चाहिए, और जो सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है मुल्कों की, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, तभी आप ये कुछ आगे कर सकते हैं। रशिया की बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की। रशिया दुनिया भर में, और ख़ुद इंडिया जो है एक बहुत बड़ा बायर है उनके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, डिस्पाइट जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस या जियो स्ट्रेटेजिक टेंशंस यूक्रेन के साथ रशिया की चल रही हैं। सो ये बात आपकी दुरुस्त है। आपको याद होगा एक गुफ्तगू हुई थी रशियन ऑयल की भी पाकिस्तान आने में, फिर उसमें कुछ बाद में पता चला कि टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हैं, और उसके बाद वो बात सबसाइड कर गई। एक पाकिस्तान के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि क्या नतीजा निकलता है SCO से एज अ मेंबर कंट्री और एज एन इंडिविजुअल कंट्री, वो कुल्ली तौर पे डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान की प्रिपरेशन ऑन ऑल दीज फ्रंट्स कैसी है, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स क्या बनाए हैं हमने। अगर रशिया जाके हम तेल लाएं और उसके बाद कुछ अरसे बाद उसकी कभी गुफ्तगू हुई ना हो, और पहले हम कहते रहें एक तेल पहुंच रहा है, कल ये पहुंच रहा है और इतना सस्ता है, 30% कम है, और वो सारी गुफ्तगू डाई डाउन कर जाए, तो बहुत सा इसमें आप सोचें कि वक्त और एनर्जी ज़ाया होती है पब्लिक सेक्टर की भी इस चीज़ में। इसलिए गुजारिश इस तरह से है कि इस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फ्रेमवर्क से निकलें। SCO शुड नाउ बी लुकिंग एट बिजनेस टू बिजनेस एंड पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट। हमने ये देखा है कि इन सब गवर्नमेंट्स में इसकी इंजेक्शन इनटू इकोनॉमिक पॉलिसीज बहुत सक्सेसफुल रही है। बाकी कंट्रीज़ ने तो लिबरलाइज किया है अपने आप को। इंडिया को देख लीजिए, कार कंट्रीज़ को देख लीजिए, वहाँ उन्होंने मौका दिया है कि बिज़नेस टू बिज़नेस जो है चीज़ें आगे बढ़ें। पाकिस्तान को भी हैज़ टू मूव इनटू, जिसे कहते हैं, कंपेटिटिव मार्केट्स, और अगर यही कॉन्ट्रैक्ट कोई पाकिस्तान की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस भी नहीं, PSO की बात नहीं कर रहा, कोई प्राइवेट सेक्टर आगे लेकर चले, तो फिर ये चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ सकती हैं। So, we wish all the best to all the countries who have come to Pakistan. We, as people of Pakistan, welcome them, and especially हमेशा चाइना का मेंशन तो रहता ही है। कल भी आपने देखा गवादर एयरपोर्ट, Yes. which is a gift to the people of Pakistan from China, and we are always grateful for this kind of gesture that the Chinese have not done today, have been doing for several decades, and will continue to do with Pakistan. And I really hope that we can enter a more B2B partnership of exports from Pakistan with China, and Pakistan always looks forward to that. But at the same time, Russia, Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, all these are very important states to us to meet our energy needs, and we look forward to having a good conversation खाकान साहब, with them. बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया खाकान साहब। थोड़ा सा बैठ रहे हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, साबिक मुशीर वज़ीर ख़जाना हमारे साथ थे, जो कि बात कर रहे थे इस समिट के हवाले से। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स भी उन्होंने हमारे साथ रेस किए हैं। अल्लाह करे ये समिट हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित हो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। शंघाई ताउन तंजीम के तारीख़ी मौके पर पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती के हवाले से एक खुसूसी नगमा जारी किया गया है। एब्सोल्युटली, जैसे कहते हैं ना कि हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी ये पाक चीन दोस्ती, जिसका हमने कल अमली मुजाहरा भी देखा, जिस वक्त ली शियांग जो कि वज़ीर आज़म है चाइना के, अब किसी भी चाइनीज़ वज़ीर आज़म का ये तकरीबन 1 दहाई बाद पाकिस्तान का दौरा है, 3 रोज़ा दौरा, वो अपने कंटिजेंट के साथ है। और इसके साथ ही SCO के हवाले से, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। आज के दिन जो वफूद हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी रहेगा, जैसे जैसे वो आते जाएंगे आपको अपडेट भी करते रहेंगे। अभी हम एक ब्रेक में जा रहे हैं, तो ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आइए और प्रोग्राम को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और आज हम बात कर रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जो 27 साल बाद पाकिस्तान में मुनक़िद हो रही है। अब शेड्यूल आज का क्या है? हमने कल तो देखा कि चाइनीज़ वज़ीर आज़म अपने वफ्द के साथ पहुँचे, उनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तक़बाल हुआ। आज कौन कौन आएगा हम बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद सलमान अवान से। सलमान, ये बताइए कि आज किस किस की आमद शेड्यूल्ड है, और कोई शेड्यूल जारी किया गया है कुछ वक्त के हिसाब से, कब इनके कंटिजेंट्स पहुँचेंगे? जी बिल्कुल, आज एक तरह से कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ होगा, और दफ्तर खारजा की जानिब से जो तफसीलात हैं वो कॉन्फ्रेंस के इवेंट्स की वो कल जारी की गई थी, जिसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो आज
मोस्टली जो डेलीगेशंस हैं, हेड ऑफ डेलीगेशंस हैं, यानी क्योंकि ये काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर्स जो है वो आज तशरीफ लाएंगे और तवक्को की जा रही है कि रशियन प्राइम मिनिस्टर आज आएंगे, ईरान के अव्वल नायब सदर आज तशरीफ लाएंगे, इसके साथ साथ भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो भी तशरीफ लाएंगे। इसके अलावा तुर्कमानिस्तान बतौर मुबस्सिर शिरकत कर रहा है, उसके कैबिनेट के डिप्टी चेयरमैन जो है वो तशरीफ लाएंगे। इसके साथ साथ काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान के वज़राए आज़म जो है वो तशरीफ ला रहे हैं। तो आज की जो गैदरिंग है उसको 7 प्राइम मिनिस्टर्स इन इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने टॉस जीत के कुछ तो जीता है, टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया है और पाकिस्तान इज कमिंग अप विद अ न्यूइश लुकिंग साइड, जैसे कि कमेंटेटर उरूज मुमताज़ भी कह रही थी और शान मसूद ने कहा कि इट्स अ प्राइड टू प्ले फॉर पाकिस्तान, लेकिन इट्स मोर प्राइड इफ़ यू विन द टेस्ट मैच। तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो है उसमें डेब्यू होगा, 3 स्पिनर्स जो हैं वो शामिल किए गए हैं और जो बड़े नाम हैं वो अब बाहर हैं। एग्जैक्टली, आई वाज अबाउट टू आस्क यू कि 3 बड़े नाम तो हमने बाहर निकाल दिए, तो अब आप कैसे देखते हैं कि क्या हम उम्मीदें हैं? क्या बता सकता हूँ मैं, थोड़ा बहुत आप भी तो बताएं ना। नहीं, मैं तो देख ही नहीं रहा ना, मैं कैसे क्या, मैं तो टेस्ट मैच देख ही नहीं रहा। नहीं, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग डिसाइडेड। मुझसे क्या, आप टॉस में अगर हम दोबारा फुटेज चलाएं तो आप देख लें कि बैकग्राउंड में कितने लोग खुद टेस्ट मैच देखने आए हैं। देखा मैंने अभी तो नहीं आए हुए। तो खैर, लेकिन पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच है, और अब बात यह है कि इंग्लैंड के हिसाब से जो उनके कैप्टन हैं बेन स्टोक्स, ही इज़ बैक और वो इंग्लैंड की साइड को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम नहीं खेलेंगे, शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेलेंगे और नसीम शाह नहीं खेलेंगे। कामरान गुलाम गालिबन उनका डेब्यू होने जा रहा है, जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा हमने भी बात की शो में और उनके जो स्टैट्स हैं लिस्ट ए के वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, बट कैन ही लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। इसके साथ साथ जो जब अब इन बड़े प्लेयर्स को बाहर किया गया है, क्या उनको बाहर करने से कुछ बेहतरी आ पाएगी? और हाँ, ख़ास तौर पे जो पिच है, पिच के हवाले से भी हम बात ज़रूर करेंगे कि ये पिच जो है इसको अब एक स्पिनिंग विकेट का रुख देने की कोशिश की और पाकिस्तान वैसे 3 स्पिनर्स और वैसे अगर देखा जाए तो 3 इर्रेगुलर स्पिनर्स के साथ 6 स्पिनर्स के साथ जा रहा है। हमारे कप्तान कहते हैं कि दे वांट टू पुट अ स्कोर ऑन द बोर्ड एंड सी हाउ द पिच प्लेस। तो देखते हैं कि हाउ द पिच प्लेस। अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं। जी बिल्कुल, ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो अगले 15 मिनट में मैच शुरू हो जाएगा और फिर क्या होगा वो हम ज़रा जान लेते हैं, क्या कुछ होने जा रहा है, क्या जो नई तब्दीलियां हुई हैं उससे टीम में कोई फ़र्क पड़ेगा या फिर वही रहेंगे ढाक के 3 पात। सैयद मोहम्मद अवैस क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। अवैस, अस्सलाम वालेकुम। हम टॉस तो जीत गए, मैच का क्या बनेगा? जितनी तब्दीलियां हुई हैं, स्पिनर्स लेकर आए हैं, बाबर इज़ आउट, शाहीन, नसीम, कैसे देखते हैं इन चेंजेस को दूसरे टेस्ट के लिए? अवैस, देखिए, टॉस तो अपना ऑब्वियसली मैटर करता है, लेकिन जितना आपको पता है इस वक्त रडार के अंदर पाकिस्तान टीम में बेशक आपने तब्दीली अच्छा हुआ, थोड़ा सा लोगों को भी समझनी चाहिए इस चीज़ पे। मुझे पता है, कोई मैंने आपसे याद होगा उस दिन भी बात कर रहा था कि फ़ैन प्रेशर भी होता है, मीडिया प्रेशर भी, उसको भी आपने डील करना है कि बाबर आजम को किस लिए रेस्ट दिया गया। ये टाइम राइट है। देखिए, जब एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा होता, बड़ा प्लेयर, तो उसको माइंडसेट के लिए रेस्ट चाहिए होता है ताकि थोड़ा सा रिलैक्स करके वापस अपनी पोजीशन के अंदर आ सके, और अच्छा होता है कि आप उसको रेस्ट दें। जो टीम इस वक्त आपने उतारी है, कामरान गुलाम को आप लेके अच्छी बात है क्योंकि वो कंसिस्टेंट डोमेस्टिक में परफॉर्म करता हुआ है। हुरैरा मौजूद है। अब थोड़ा सा अगर मैं बॉलिंग यूनिट के ऊपर आना चाहूँ तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो बहुत से लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, वो ये है कि आप हमेशा टेरवे क्विक एक रखते हैं बॉलिंग के अंदर। आपने आमिर जमाल ऐसा बॉलिंग ऑलराउंडर है क्योंकि बैटिंग भी करते हैं, आपके पास जेन्युइन फास्ट बॉलर की बात करो। मुझे समझ में नहीं आई कि आखिर एक जेन्युइन फास्ट बॉलर क्यों नहीं रखा गया यहाँ पर। मीर हमजा की बात करें, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, 600 साढ़े 600 उसने विकेट्स ली हुई है फर्स्ट क्लास के अंदर। आई डोंट नो कि उसको सेलेक्ट क्यों नहीं किया गया। स्पिन बॉलिंग ऑप्शन पे आप बहुत ज़्यादा बैन करें, लेकिन टेरवे क्विक एक अल्फाज होता है जो ज़रूरत होती है टेस्ट मैचेस के अंदर। हमारा अनफॉर्चुनेट एक अलमिया ज़रूर है, मैं इसमें भी थोड़ा सा शेयर करता हूँ। मुझे पता लोग ये बात करेंगे कि डोमेस्टिक के अंदर इस वक्त अगर टेरवे क्विक की बात करूँ जो 150 क्लिक के अराउंड करते हैं बॉल, नसीम शाह तो आपको नज़र आते हैं करते हुए, शायद 1-2 फास्ट बॉलर्स आपको और भी नजर आए, हसनैन की बात करूँ, लेकिन वो लिमिटेड ओवर्स के हैं। 4 डे क्रिकेट का हमारे पास बॉलर मौजूद ही नहीं है, क्योंकि 4 डे क्रिकेट की बात करूं तो हमारे ज़्यादातर जो यंग लड़के हैं वो कोशिश करते हैं कि 4 डे क्रिकेट से हिचकिचाते हैं खेलते हुए, क्योंकि उनको पता है ज़्यादा T20 के अंदर ज़्यादा आपको पजराई मिलती है, तो T20 हम ज़्यादा खेलें। तो ये थोड़ा सा एक जो मैं कह रहा हूँ पोजीशन है
देखने वाली बात है पाकिस्तान क्रिकेट की कि उन लोगों ने जो टीम सिलेक्शन की है कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, लेकिन विकेट को लेके बहुत सी तनकीद भी हो रही है। मैं थोड़ा सा एक जवाब इंग्लैंड जो एक्स क्रिकेटर्स उनको भी देना चाहूँ कि भाई ये वही विकेट है, इंडिया में भी तो जाके खेलते हो, वहाँ पर इतना स्पिनिंग ट्रैक होता है, वहाँ पर तो कभी स्टेटमेंट आप लोगों ने दी नहीं कि भाई इतनी स्पिनिंग ट्रैक किस लिए बनाई गई है। हमारे साथ ही आपको स्टेटमेंटें याद आ जाती हैं। ओवैस, डू यू एग्री टू इट कि इशू ये नहीं है कि बाबर आजम परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, शाहीन इंजर्ड है या नहीं है, नसीम का जो शोल्डर इंजरी उससे वो रिकवर, इट्स अबाउट द क्रिकेट किस तरीके से चलाई जा रही है, एंड इट्स हाई टाइम कि हम क्रिकेट को हॉकी का हशर होने से बचाएं। देखिए, राइट ऑन द बैंक उन्होंने बात की है। अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि क्रिकेट की बात करें, मुझे पता है कि हमेशा मैंने लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कप से जब टीम वापस आई थी तो एक बात मैंने की थी कि हमारे जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, खास करके कोचिंग स्टाफ में, कोर टीम की बात करूं जो टीम के साथ स्पेसिफिकली रहता है, वो हमेशा अंडर द रडार रहते हैं कि उनको यार ज़िबा कर दो, उनको ज़िबा कर दो। कोई हाथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर नहीं डालता कि यार जो कसूरवार जड़ है उसको तो हम पकड़े ना। आज तक शायद हम उसको नहीं पकड़ पाए। जो अभी भी सूरत हाल आपको नज़र आती है, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी की आप बात कर लें, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर लें, बहुत से मामला चल रहे हैं इस वक्त। नासिर हुसैन की जो बात है वो बिल्कुल राइट ऑन द स्पॉट है कि इतनी ज़्यादा देखें ना चेंजेस आपकी क्रिकेट बोर्ड के अंदर हुई हैं कि साल, 1.5 साल, सवा साल के अंदर नया चेयरमैन आ गया, नया सेटअप आ गया, उसने पूरा का पूरा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ढांचा यहाँ तक कि कप्तानी को छेड़ दिया पाकिस्तान टीम में। यही तो बात उस दिन भी कर रहा था कि आप थोड़े अर्से पहले चले जाएं, वर्ल्ड T20 की बात करें, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड T20 दुबई की बात कर लें, ये वो टीम थी, वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम्स थी। सब बात करते थे कि यार इस टीम, जेलर टीम आपको नजर आ रही है, पाकिस्तान टीम बहुत कम आपको ऐसी शायद नजर आई हो पहले क्रिकेट के अंदर। जिस तरीके से ये लड़के लेके चल रहे हैं टीम को, सेमीफाइनल तक पहुंचे, फाइनल तक पहुंचे, अनफॉर्चुनेट जीत नहीं पाए। छेड़छाड़ सारी क्रिकेट बोर्ड ने की ना। स्टार्ट तो वहां से हुई थी मामला कि कप्तानी को चेंज कर दो, बैटिंग ऑर्डर को तोड़ दो, ओपनिंग को बाबर की तोड़ी, रिजवान की तोड़ी। राइट ऑन द स्पॉट है नासिर हुसैन के। जब बड़े प्लेयर्स होते हैं, देखें बेन स्टोक्स की मैं बात कर लूँ, केन विलियमसन की बात कर लूँ, आपने देखा होगा इनका एक अल्फाज वहाँ पर यूज़ होता है कि हम लोग साइकोलॉजिकली थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है, हम लोग थोड़ा रेस्ट लेना चाहते हैं क्रिकेट से। उनके क्रिकेट बोर्ड्स उनको बैकअप करते हैं कि यार ठीक है आप रेस्ट लो, क्योंकि देखें जब तक वो लड़का फिट नहीं होगा तो कैसे सर्व करेगा आपके क्रिकेट बोर्ड को। हमारे यहाँ मसला ये है कि बेचारा एक प्लेयर अगर सोचता भी होगा ना कि मैंने करना है, तो उसके जहन में दूसरी चीज़ ये आती होगी, यार मैंने ले तो लिया फैसला, पता नहीं वापस आऊँगा नहीं आऊँगा, पता नहीं दरवाजे ना मेरे लिए बंद कर देंगे जी, आप हमें ही आंखें दिखा रहे हैं। ये चीज़ें होती हैं हमारे क्रिकेट बोर्ड के अंदर। इस चीज़ को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। डिस्टर्बेंस सारी ना आपने पैदा की है ना मैंने पैदा की है, क्रिकेट बोर्ड ने खुद पैदा की है। अभी सिलेक्शन कमेटी की अगर बात करूँ, उस पर भी आपको पता है बहुत सी तनकीद हो रही है। आकिब जावेद वन ऑफ द फाइनेस्ट अपना प्लेयर्स रहे हैं, पाकिस्तान को सर्व किया है, लाहौर कलंदर को जिस तरीके से यहाँ तक ऊंचाई तक लेके हैं, सारे अपनी जगह मामलात हैं। लेकिन आकिब भाई की भी बात करूं, आकिब भाई भी यूज्ड हुए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको यूज करके देख चुके हुए हैं, कोचिंग स्टाफ में देखे हैं, सारे मामलात में। मुझे समझ में नहीं आती क्रिकेट बोर्ड की आखिर आप नई शक्लों पे क्यों नहीं जाते हो, मसला क्या नहीं। वैसे अवैस आपने बात कर ली क्रिकेटर्स की, उनके खेल की, लेकिन थोड़ा सा ज़रा हम बात कर लें सिलेक्टर्स के हवाले से। तो तकरीबन 27 सिलेक्टर्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग चेंज हो चुके हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? 27 शायद 29 के करीब है। तो मैंने यही कहा ना कि इतनी एबिलिटी है आपके क्रिकेट बोर्ड के अंदर। चलें, अगर मैं आप सिलेक्शन कमेटी के चलें, अगर उसको बात करें, अगर ड्यूटीज़ की बात करें, तो आपको पता है सिलेक्शन कमेटी की ड्यूटीज़ होती क्या है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर एक जो टॉप परफॉर्मर्स, आपके की परफॉर्मर्स हैं, उनको पाकिस्तान शाहीन्स के जो परफॉर्मर्स अंडर 19 के, उनको उठा के पाकिस्तान टीम में लेके आना, पूल में लेके आना। सबसे बड़ा जो मसला होता है जब आपका एक जो फॉरेन कोच आता है ना, फॉरेन कोच के हक में इसलिए मैं हमेशा रहा हूँ क्योंकि फॉरेन कोच ही हमें लेके आगे चलते रहे। मुझे पता है वो लैंग्वेज बैरियर जरूर होता है, लेकिन फॉरेन कोच की अगर बात करें, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट की बात करूँ, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी टीम के अंदर आता है। जब तक एक जो सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ मसला रहा है, जो अगर एक नेशनल जो एक आपका कोच है जो पाकिस्तान टीम का, आप किसी भी स्पोर्ट्स की बात कर लें, क्रिकेट की बात कर लो, यहाँ तक फुटबॉल की बात कर लो, वो एक ही चीज बेचारा रोता है, वो कहता है जो नीचे जो टीयर बनी हुई है ना, आपकी डोमेस्टिक की बात कर लें, अंडर 19 की बात कर लें, पाकिस्तान शाहीन्स की बात कर लें, उसके जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, उनका जो एक होता है ना कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कौन सा लड़का परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं परफॉर्म कर रहा। ये काम डोमेस्टिक के कोचेस का है कि डायरेक्ट कोच को रिपोर्ट नहीं करना, उन्होंने रिपोर्ट करना डोमेस्टिक के। लेकिन वे सब मतलब कि आप बात भी सही कर रहे हैं, और ऊपर तले जो इश्यूज चल रहे हैं, और फ़खर जमान का भी ट्वीट आया है, उस पर भी आईब्रोज रेज हो चुके हैं। बट क्योंकि हमारे पास वक्त महदूद है, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू टॉक अबाउट द वुमेन क्रिकेट एज वेल। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, उसमें कुछ फातिमा सना गई भी, उनके साथ एक ट्रेजेडी भी हो गई, बट ओवरऑल इट वाज अ डिज़ास्टर फॉर पाकिस्तान। अच्छा स्टार्ट किया श्रीलंका को हरा के, भारत से
थोड़ा फाइट बैक करके हारे, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने जो क्रश किया है ना, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल। यार बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि अगर दोनों मैचेस की बात करूं तो पाकिस्तान लिटरली फॉट वेल। मैं उस दिन बाहर यही कह रहा था कि शायद लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमारी टीम ने अच्छी फाइट बैक की है, लेकिन देखिए मसला सारा वही फिर आ जाता है कि आपकी जो जड़ है वो ये है कि आपके पास पूल ऑफ क्रिकेट इतनी ज़्यादा वुमेंस के लिए है कोई नहीं। आपका एक ही डोमेस्टिक सीजन होता है पूरे साल की बात करूं, उसके अलावा तो आपके पास पूल ऑफ क्रिकेटर्स है कोई नहीं। अगर आप ये जिस ग्रुप के अंदर पाकिस्तान मौजूद है उसको ग्रुप ऑफ डेथ कहा जाता है। इसकी अगर बात करूं तो इसकी जितनी भी लड़कियां, चाहे वो श्रीलंकन टीम की बात कर लो चाहे इंडिया टीम की बात कर लो, ये सब की सब पूरी दुनिया के अंदर जाके लीग्स खेलती हैं। इंडिया का तो अपना पूरा का पूरा सेटअप मौजूद है T20 लीग का, जहां से उनके पास एक से एक प्लेयर वापस आपके नजर आ रही है कि वो नजर आ रही है इंडियन टीम को अपना कम्पीट करने के लिए। मसला हमारी बॉलिंग ऑर्डर के अंदर नहीं रहा। बॉलिंग आपकी इतनी तगड़ी है कि आपने कल भी इस टीम को, जो सा न्यूजीलैंड एक बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड है, तो आपने इतने तगड़े अपना मार्जिन के ऊपर रोक के रखा था। आपकी बैटिंग का इशू है कि कल भी आप देखेंगे आप उसका कैच ड्रॉप यार, मतलब हाँ हमारे पास वक्त क्योंकि महदूद था, बट आई गेस योर एक्सप्रेशन सेड इट ऑल। जब आप क्रिकेट में कैचेस ड्रॉप करेंगे तो आपको बार बार एक चीज़ याद आएगी, और वो है कि भाई कैचेस विन मैचेस, एंड इफ यू ड्रॉप देम यू कांट विन मैचेस, एंड वी हैव टू टेक अ ब्रेक नाउ। बिल्कुल, अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के जाने पड़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम अभी बाकी है, जल्दी से वापस आइए। लेट्स टेक अ ब्रेक। ऑलराइट, तो आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदेद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद इस वक्त सजा हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान कर रहा है मेज़बानी 23वीं 2 रोज़ा शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस की, और इसी हवाले से अब हम बात कर लेते हैं कि इसके क्या डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रिपरकशंस हो सकते हैं। पाकिस्तान इससे बीइंग अ रुकन मुल्क क्या फ़ायदा उठा सकता है। हमने मईशत के तौर पे तो बात की, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ख़ित्ते में जो हमारी जियोपॉलिटिकल एक सिचुएशन है, जो जियोग्राफिकल पोजीशन है, उसको मज़ीद मुस्तहकम, मज़ीद मजबूत करें। हमारे साथ मौजूद है साबिक़ पाकिस्तानी हाई कमिश्नर टू इंडिया अब्दुल बासित साहब। अब्दुल बासित साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब शंघाई ताउन तंजीम इजलास का पहला दिन है, वफूद के आने का सिलसिला जारी भी रहेगा। चाइना के वज़ीर-ए-आज़म आ भी चुके हैं। कैसे देखते हैं इस इवेंट को आप? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। इंटरेस्ट तारीख़ी दिन तो है इन द सेंस के एक बड़े अरसे के बाद एक ऐसा इजलास हो रहा है, एक ऐसी तंजीम का जिसका मेंबर पाकिस्तान 2017 में बना, भारत भी उसी साल इसका मेंबर बना बाकायदा। इससे पहले हम ऑब्ज़र्वर के तौर पे इसकी मीटिंग्स अटेंड करते रहे हैं, लेकिन हमारे लिए एक बड़े ऑनर की बात है कि हम SCO का जो इजलास है सरबराही उसकी मेज़बानी कर रहे हैं। अब ऑप्टिक्स तो बहुत अच्छे हैं। लेट्स हो के परसों जब डिक्लेरेशन इशू होता है इस्लामाबाद कम्युनिके, उसमें भी सब्सटेंस होगा, और पाकिस्तान बहैसियत मेज़बान अपना किरदार पूरी तरह से निभाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा जान पड़े, ज़्यादा ताउन हो मुख्तलिफ़ शोबों में, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी पीस के हवाले से, इस तरह क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी इश्यूज़ हैं, और भी बहुत से इश्यूज़ हैं जिसके बारे में SCO का एक ख़ास मैंडेट है, उनका इंटरेस्ट है। तो लेट्स होप के फिर उसके अलावा बायलैटरल मीटिंग्स भी हो रही हैं। जैसे आप जानते हैं कि चीन के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो तो आए हैं, लेकिन साथ साथ उनका बायलैटरल विज़िट भी है। तो ये इस हवाले से SCO की इस मीटिंग को ज़्यादा हमारे लिए अहमियत का बाइस बनाती है, क्योंकि चीन के साथ हमारे जो ताल्लुकात की नोयत है वो आप जानते ही हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी उनके साथ, और उनके इस बायलैटरल विज़िट से जो हमारे ताल्लुकात की नोयत है उसको मज़ीद तक़वियत मिलेगी। तो हर हवाले से फिर रूस का डेलीगेशन भी माशाल्लाह 80-84 लोग हैं उस वक्त में शामिल हैं। तो इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि रूस न सिर्फ SCO को अहमियत देता है बल्कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को भी अहमियत देता है। अभी कुछ अर्सा पहले आप जानते ही हैं कि रूस के नायब वज़ीर-ए-आज़म ओवरचक भी आए हुए थे बायलैटरल विज़िट पे। एक लिहाज से मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस इजलास के बाद भी इस मोमेंटम को मेंटेन रखेगा। जी बासित साहब, वैसे कल चाइना के वज़ीर-ए-आज़म ली चांग एक तिहाई के बाद पाकिस्तान पहुँचे हैं, तो इस समिट के मौके पर उनका आना आप कैसे देखते हैं? साथ में सफारती मुहाज़ पर कितनी बड़ी कामयाबी है ये?
देखिए यहाँ तक जहाँ तक मेज़बानी की बात है, चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में रख कर ही आप सही कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये कोई इमीडिएटली नहीं हुआ। SCO का जो एक रोटेशन में, हर मुल्क जो है रोटेशन में ऐसे इजलास की मेज़बानी करता है। पिछली बार 2023 में इसका जो इजलास था वो हुआ था बिश्केक में, किर्गिज़ रिपब्लिक में। तो वहीं साल पहले ही वो मेरे ख्याल में 24 अक्टूबर को समिट हुई थी। तो उसी मीटिंग में ये तय कर लिया गया था कि अगला जो इजलास होगा वो पाकिस्तान में होगा। तो बहैसियत इस ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान में होना कोई हमारी, मैं नहीं समझता कोई बहुत हमारे लिहाज से हमारी सफारतकारी का कामयाबी है। लेकिन इस इजलास का शेड्यूल तो पहले से ही तयशुदा मामला था। अब इसको किस तरह हम कामयाब करते हैं, इसमें कितना सब्सटेंस भरते हैं, वो हमारी डिप्लोमेसी के लिए एक चैलेंज है। जहाँ तक आइसोलेशन की बात है, तो भारत का एक नैरेटिव बहुत अरसे से चल रहा है कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट कर देगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत अहम मुल्क है। हम जहाँ जनूबी एशिया का हिस्सा हैं, वहाँ हम वेस्ट एशिया और वस्ती एशिया का भी हिस्सा हैं। अल्लाह ताला ने हमें ऐसी ज़बरदस्त जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन से ब्लेस किया हुआ है कि अगर दुनिया हमें इग्नोर करना भी चाहे तो नहीं कर सकती। जो आजकल ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, रीजनल कनेक्टिविटी का ज़माना है, तो हमें इस बात पे इत्मीनान रहना चाहिए कि भारत कुछ भी कर ले, पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हो सकता। पाकिस्तान की ज़रूरत तमाम ममालिक को पड़ेगी। और जिस तरीके से दुनिया इस वक्त इवॉल्व हो रही है, उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा अहम किरदार होगा। अगर हम अपने अंदरूनी मामलात को ज़रा बेहतर कर लें, जो सियासी हमारे यहाँ के एक एजेंस की कैफियत है उसको हम ठीक कर लें, तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान अपना जो उसका ड्यू मुकाम है। बासित साहब का कलामी की माज़रत, जैसे आपने भारत की बात भी की, यू बीन योरसेल्फ देयर, भारत में आप हाई कमिश्नर रहे हैं। इस बार भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जो पाकिस्तान पहुँच रहे हैं, इस विज़िट पे पाक भारत रिलेशंस पे क्या असर आप देख रहे हैं? बर्फ़ पिघलेगी? देखिए, ना तो भारत ने हमें कोई फेवर की यहाँ पे आकर जयशंकर साहब ने, और ना हमने कोई फेवर की उनको दावतनामा भिजवा कर। ये चूँकि SCO के रूल्स हैं तो उसमें ये हमने करना ही था और उन्होंने आना ही था, क्योंकि भारत भी ये नहीं चाहता कि बाकी जो SCO के मेंबर्स हैं उनको ये इम्प्रेशन दिया जाए कि वो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को SCO में मसला बना रहे हैं। जिसका साथ में तो वो करते हैं, लेकिन SCO एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और भारत को भी इसकी अहमियत का मेरे ख्याल में एहसास है। तो उनका आना और हमारा मदऊ करना किसी को फेवर करने के मुतरादिफ नहीं है। जहाँ तक बर्फ़ पिघलने की बात है, मैं तो समझता हूँ कि अभी इसका कोई इतना इम्कान मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अभी शायद अगर अनलेस कि हमने कोई बैक चैनल पे पहले कोई काम किया हो, और अगर कोई बायलैटरल मीटिंग मेरे नॉलेज में कम से कम नहीं है कि कोई बायलैटरल मीटिंग भी होने जा रही है हमारे वज़ीर ख़ारजा और भारत के वज़ीर ख़ारजा में। बाकी डेफिनेटली हैंड शेक भी होगा, प्लेजेंट्री भी एक्सचेंज होंगी, लेकिन कोई ऐसी जो बर्फ़ पिघलने वाली बात है जिससे मुज़ाकरात शुरू हो जाएं। लेकिन मुज़ाकरात अगर शुरू भी होते हैं तो पाकिस्तान को थोड़ा मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात तो कोई माने नहीं रखते। 5 अगस्त 2019 के बाद जो कुछ भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के साथ किया, उससे हमारे जो कश्मीर की इक्वेशन है वो बहुत मुश्किल हो गई है। और अब ओनस भारत पे है कि वो किस तरह इस डेड लॉक को तोड़े। आया वो पाकिस्तान की डिमांड जो है कि सारे जो इक़दामात गैर आइनी इक़दामात उसने लिए उनको वापस ले और एक मुज़ाकरात की राह हमवार करे, या फिर वही पुरानी रिवायत के तौर पे हम डेड लॉक तोड़ेंगे और फिर वही बात वहीं से शुरू करें से जहाँ से टूटी थी। तो वो फिर शायद मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान या कश्मीर के हक़ में नहीं है कि हम वही चीज़ें बार बार करें और नताइज मुख्तलिफ नताइज हम तवक्को रखें उनकी। तो हमें थोड़ा सा इस वक्त एहतियात करनी है, जल्दबाजी से काम नहीं लेना। ठीक है, जयशंकर आए हैं, उन्होंने तो आने से पहले ही कह दिया था कि उनका विजिट ये बायलैटरल नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ SCO की जो मीटिंग है उसको अटेंड करने जा रहे हैं। सो बी इट, पाकिस्तान को जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। जी बासित साहब, बिल्कुल बासित साहब, लेकिन अगर हम इस समिट की बात करें तो इस बार मईशत, तजारत और बाकी मुल्कों के दरमियान काफ़ी कनेक्टिविटी पर फोकस रहेगा। मज़ीद कौन कौन से इश्यूज़ पर फोकस किया जाएगा इसके अलावा?
देखिए, ये भी आपके आपके देखने वालों के लिए ज़रूरी है कि उनको पता हो कि जो यहाँ पे दो इदारे हैं SCO, बल्कि 3 इदारे हैं, लेकिन 2 ऐसे हैं कि एक काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है, एक काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट है। तो असल जो हाईएस्ट बॉडी है फैसले लेने की SCO में, वो हेड्स ऑफ स्टेट की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट है। क्योंकि जब ये SCO बन रही थी तो इसमें जो शंघाई 5 ऑर्गेनाइज, पहले शंघाई 5 थी, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ममालिक थे उनके यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, यानी ये कि वहाँ प्रेसिडेंट इज़ पावरफुल, ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ स्टेट भी है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि पाकिस्तान और भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो ट्रेडिशनली जब भी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग हुई है तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी और भारत के वज़ीर आज़म ने भी उसमें शिरकत नहीं की। उसमें हमने ज़्यादातर अपने वज़राए ख़ारजा को हम भिजवाते रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म भी हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग्स ही अटेंड करते रहे हैं। तो जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की जो इजलास इस वक्त हो रहा है इस्लामाबाद में भी, ये ज़्यादातर इनका काम ये है कि जो ऊपर हेड्स ऑफ स्टेट ने जो फैसले किए होते हैं उस काउंसिल ने, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसके लिए काम करे। हैविंग सेड दैट, ये इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये जो हेड्स ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है ये किसी तौर भी इसकी कोई अहमियत नहीं है। इसकी बहुत अहमियत है इन द सेंस कि यहाँ भी फैसले हो सकते हैं, क्योंकि भारत वज़ीर आज़म सारे अटेंड कर रहे हैं। तो इस वक्त जो एक तो पीस एंड सिक्योरिटी का एजेंडा है, दहशतगर्दी के मामलात हैं, वो ज़ेर बहस आएंगे। उसमें भारत क्या फार्मूलेशन लेता है, वुड बी इंटरेस्टेड टू सी दैट। फिर ड्रग ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा इशू है जिससे SCO के इस एजेंडे में है। क्लाइमेट चेंज भी इसमें है। उसके अलावा इसमें जिस तरह इकनॉमिक और ट्रेड इश्यूज़ की बात भी है, रीजनल कनेक्टिविटी की बात भी है। तो तमाम इश्यूज़ हैं जिस पे पाकिस्तान कैन प्ले अ सेंट्रल रोल। तो मेरी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान यहाँ पे ख़ास तौर पे एंटी नारकोटिक्स के हवाले से कुछ हम एक ऐसा जिस तरह देखिए ना, टेररिज्म के हवाले से ताशकंद में एक SCO की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहते हैं कि रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर। तो जो एंटी टेररिज्म के सारी चीज़ें हैं वो वहाँ पे उस सेक्रेटेरिएट में होती हैं ताशकंद में। तो हम भी, क्योंकि ड्रग ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा हमारे लिए भी इशू है, तो अगर हम इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में बन जाती है SCO की ही ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारा रोल बड़ा अहम हो जाएगा आने वाले सालों में। तो बट ये सारे वो इश्यूज हैं जिस पे आई एम श्योर। इसमें एक और चीज़ आपने यू हैव लेड डाउन सो मेनी इश्यूज। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, दैट्स इकनॉमी, मईशत की बात करें। मौजूदा हालात में हमें अब फाइनली कुछ माशी इस्तेहकाम नज़र तो आ रहा है, बट स्टिल इट्स इन शैम्बल्स। तो इसको साथ रखते हुए पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी ख़तरात का सामना भी है। हमारी हुकूमत को कौन कौन से इशूज़ पे SCO को लेकर मज़ीद फोकस करना होगा? देखिए, पाकिस्तान का मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि सबसे पहले तो पॉलिटिकल जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है हमारे सिस्टम के अंदर, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इस्तेहकाम और माशी तरक्की एक साथ साथ चलते हैं। आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। जिन जिन मुआशरों ने तरक्की की है इकनॉमिकली, उनके यहाँ एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर लायबिलिटी है, उसमें यकीन की सूरत हाल है। हमारे यहाँ वो यकीन की सूरत हाल अभी तक पैदा नहीं हुई, जिसकी वजह से हम जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं उसमें भी डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाती है। बाहर की दुनिया इन्वेस्ट भी करना चाहती है, लेकिन हम अपनी पॉलिसियों को बहुत उसमें रद्द बदल करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो मोमेंटम जो जनरेट होना चाहिए वो नहीं हो पाता। पहला काम तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। फिर उसके बाद इकनॉमिक जो पॉलिसीज़ की उसकी कॉन्टीन्यूटी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे हम कहते हैं। अब ये सऊदी फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर भी आए हुए थे, सऊदी डेलीगेशन भी पाकिस्तान में था। अभी भी बहुत से ऐसे इदारे हैं जो पैरेलल काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई, लेकिन उसके अलावा अभी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में मौजूद है। तो इतने जब ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं तो वो भी एक लिहाज से डुप्लीकेशन हो जाती है, और फिर उसमें टफ वॉर भी शुरू हो जाती है। तो अभी ज़रूरत इस समर की है कि हम अपना जो एक्सपेंडिचर है, बजट, ख़ास तौर पे जो नॉन डेवलपमेंट बजट है, उसमें कमी करें। जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, हमारी एक्सपोर्ट्स जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो कम हो। हमारी ट्रेड को बढ़ना चाहिए, हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते। और एक्सपोर्ट्स उस वक्त तक आपकी नहीं बढ़ेगी
जब तक आपका इंडस्ट्रियल बेस नहीं बढ़ेगा, डाइवर्सिफाई नहीं होगा। इसीलिए बहुत ज़रूरत है कि जो CPEC का दूसरा मरहला है, दूसरा फेज़ है, जिसमें चीन ने यहाँ पे स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाने थे ताकि हम जो इंडस्ट्री चीन से मुंतकिल होनी है, बाकी दुनिया में जानी है, तो पाकिस्तान के लिए एक अहम बड़ा मौका, बहुत अहम ये मौका है कि चीन से ज़्यादा इंडस्ट्री पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हो ताकि यहाँ से एक्सपोर्ट्स हम कर सकें। तो ये तमाम इकदाम हैं जो हमने लेने हैं, लेकिन शर्त पहली यही है, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी। अब देखना है कि आज जो वफूद आ रहे हैं वो आएंगे, उनका इस्तकबाल भी होगा और साथ कल जो है फिर ये इसका आगाज़ होगा। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मौसम की सूरत हाल के साथ मैं हूं सोनिया सुंदस। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम अंदरूनी सिंध और मकरान के साहिली इलाकों में गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलने के अलावा गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश होने का भी इम्कान है। आज सिंध के ज़्यादातर शहरों में बादलों का राज बरकरार रहेगा, जबकि मिठी, बद्दीन, दादू, कराची, ठट्टा, सजावल, हैदराबाद में गर्द आलूद हवाएं चलने के साथ साथ चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश भी एक्सपेक्टेड है। अहम शहरों के दर्जे हरारत की बात करें तो आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के साथ साथ आप देख रहे हैं सूरज भी नज़र आता रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर रहेगा 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 रहने का इम्कान है। हैदराबाद चलते हैं। हैदराबाद में भी गहरे बादलों का राज बरकरार। शहर में कम से कम दर्जे हरारत होगा 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान है। चलते हैं आपको लेकर मीरपुर ख़ास में कम से कम दर्जे हरारत 24 और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 38 रहने का इम्कान है, मतलब कि गर्मी है। बात करते हैं नवाबशाह के बारे में। नवाबशाह में कम से कम दर्जे हरारत 24 और मैक्सिमम 38, यानी कि यहाँ पर भी सूरज चमचमाता रहेगा। चलते हैं लाड़काना की जानिब। लाड़काना में मतला जस्वी अबर आलूद रहने के साथ साथ कम से कम दर्जे हरारत 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 38, पार्टली क्लाउडी रहेगा। बात करते हैं गवादर की। गवादर में कम से कम दर्जे हरारत 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 रहने का इम्कान है, सूरज चमकता रहेगा। बात करते हैं क्वेटा की। क्वेटा में सर्द हवाओं के साथ साथ कम से कम दर्जे हरारत 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 24, और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बादल भी साथ रहेंगे, मतलब कि सर्दी बढ़ेगी। सरजमीन औलिया यानी मुल्तान की बात करते हैं। कम से कम दर्जे हरारत 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 38, मोस्टली 38 ही रहेगा, बहुत सारे शहरों में हम देख ही रहे हैं। बात करते हैं लाहौर की। लाहौर में मतला साफ़ है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हवाएं चलने के इम्कानात हैं। चलते हैं लेकर आपको फैसलाबाद। फैसलाबाद में कम से कम दर्जे हरारत 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 रहने का इम्कान है। बात करते हैं शहर इक़्तिदार की, यानी कि इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में मिनिमम टेम्परेचर के इम्कान है 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 31। हवाएं चलती रहेंगी, मौसम खुशगवार रहेगा। लिए चलते हैं आपको मरी में कम से कम दर्जे हरारत रहेगा 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री रहने का इम्कान है। बात करेंगे पेशावर की। पेशावर में कम से कम दर्जे हरारत 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 रहने का इम्कान है। बात करेंगे मुजफ्फराबाद की। मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जे हरारत 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री रहने का इम्कान, यानी कि गर्मी रहेगी। और अब बात करेंगे स्कर्दू की। स्कर्दू में बादलों के साथ साथ कम से कम दर्जे हरारत 8 मतलब कि ठंड रहने की ज़बरदस्त किस्म की। हुडीज़ निकाल लीजिए स्कर्दू वालों, और मैक्सिमम 20 डिग्री होगा। तो ये था आज का मौसम। ले चलते हैं हम आपको फैसल के जाने। फैसल, ओवर टू यू। सारे मौसम के हवाल तो आपने बता दिए, पता नहीं क्यों आप मानसहरा को भूल जाती हैं। खैर, हम तो नहीं भूलते। मानसहरा का हम मौसम का हवाल नहीं बताएंगे। मानसहरा से एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। और स्पेशल उन्होंने ऐसा भी कुछ किया है कि उन्होंने एक कारोबार किया है। अब एक ख़ातून हैं, मानसहरा में रहती हैं, कारोबार किया है। अगर आपके लिए ये तमाम बातें भी आम हैं तो फिर आपको ये बताने वाले हम कि वो कारोबार क्या ख़ास कर रही हैं। हमारे लिए ये कोई आम बात नहीं, सारी ख़ास बातें। तो एक ऐसी खातून, उनसे हम आपको मिलवा रहे हैं और उनका जो कारोबार है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। ये फुटेज आपके सामने है, ये गूंगे हैं, स्नेल्स,
और वैसे तो जिनके घरों में पौधे होते हैं उनके घरों में ही आ जाते हैं और कोई इनसे डर के भाग जाता है और कोई उनको वहीं पौधों में ही परवरिश पाने देता है। लेकिन क्या आप कभी सोच सकते थे कि इससे कोई कारोबार भी हो सकता है, स्नेल के स्लाइम से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स? वाओ। तो अब इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा सज्जाद जो कि हैं एक स्नेल फार्मर। सिद्रा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। क्या ज़बरदस्त आइडिया है ये भाई, ये कैसे आपको आइडिया आया? क्या आपने कहीं इसको इंटरनेशनली होते हुए देखा? किस तरह आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया, ज़रा बताइए। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। और इसका आगाज़ मैंने स्नेल फार्मिंग का करीबन 3 साल कबल किया था। इंटरनेशनल मार्केट में मैंने इसकी प्रोडक्ट्स के बारे में जाना और फिर इसके बारे में मैंने कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़े, तो फिर मैंने इन सारी चीज़ों को देख के स्नेल फार्मिंग की तरफ तवज्जो दी, क्योंकि हमारे यहाँ ये घोंघे काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। अच्छा। दूसरा हमारा मानसूनी हित्ता है, तो मुझे लगा था कि शायद इसकी क्वालिटी जैसे हमारी हर्ब्स की होती है, तो मुझे लगा इसकी क्वालिटी भी बेस्ट होगी। तो 3 साल के मुसलसल तजर्बात के बाद फाइनली जो है मैं इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में कामयाब हो गई। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करवाए, लैब टेस्ट एक्सेट्रा, काफ़ी कुछ। तो अच्छा, वैसे कि अभी ये मुकम्मल हो गया। जी, वैसे सिद्रा, आपने कहा कि एक्सपेरिमेंट्स किए आपने पहले, उसके बाद आप इसमें, तो एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए भी तो कहीं से कुछ सीखना पड़ता है ना, कहीं से कोई आइडियाज़ लेने पड़ते हैं। तो ये आइडियाज़ कहाँ से आए, कैसे सोचा कि ये मैं करूँ? इसका हम लोगों ने ऑनलाइन भी देखा, रिसर्च किया। मुझे ये था कि मैं कोई ऐसा तरीका लेके आना चाहती थी जो क्यूरेटिव मेथड से अलग हो, मतलब कि जिसमें घोंघों को तकलीफ़ भी ना दी जाए और हम एक अच्छे तरीके से इसे एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। तो मेरे वालिद साहब का इसमें बड़ा किरदार अदा रहा है, उन्होंने भी मुसलसल इन चीज़ों पे मेरे साथ साथ दिया। हम लोग तरह तरह के तजर्बात करते रहे, ऑनलाइन भी देखा, लेकिन असल में जब तक आप ख़ुद किसी चीज़ को नहीं करते हैं तो आपको उसकी समझ कभी भी नहीं आती है कि ये कैसे होता है या किस तरह। तो फिर हम लोगों की अपनी, मेरे वालिद साहब की काफ़ी मेहनत रही है और बाकी ऑनलाइन भी काफ़ी चीज़ों को देख के तो हम लोगों ने इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने का किया। अच्छा। फिर इसको प्रिजर्व करना, इसको शेल्फ लाइफ देना, ये भी सारे एक मैं यही पूछने वाली थी कि ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप बना रही हैं तो इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होगी, ऑर्गेनिक हैं ये, इसमें क्या क्या प्रिजर्वेटिव्स आप डाल रही हैं, हर तरह के स्किन टाइप के लिए है ये? जी, ये इससे सीरम और क्रीम बनती हैं जो कि एंटी एजिंग के लिए बहुत बेस्ट है। कोरियन, आपको पता है कि प्रोडक्ट्स काफ़ी आजकल चल रही हैं ट्रेंडिंग में, उसमें ग्लासी स्किन का काफ़ी किरदार रहता है। तो स्नेल स्लाइम में वो कंपाउंड्स हैं जो आपको एंटी एजिंग, ग्लासी स्किन, डिहाइड्रेट स्किन के लिए बहुत मौसर है। और इसको महफूज करने के लिए हम इसकी शेल्फ लाइफ पे काम करते हैं, इसको फ़िल्टर किया जाता है, देन यूवी से गुजारा जाता है। फिर इसकी जब सीरम में हम लोग फार्मूलेशन बनाते हैं तो इसके साथ हम लोग 78.5 से 80% या फिर 50 पे भी जो लोग बनवाते हैं तो उनके लिए हम लोग इसको तैयार करते हैं, जो कि मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार किया जाता है। तो सारे ऑर्गेनिक में होते हैं, हम लोग केमिकल यूज़ नहीं करते। देखें, आजकल मार्केट में मेरा ये इरादा था कि जो मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा केमिकल की भरमार है, कोई एक ऐसा चीज़ हो जिससे वाकई में आपकी स्किन को फ़ायदा भी हो और उससे आपको बाद में साइड इफ़ेक्ट उसके आप पे शो ना हो। अच्छा, तो स्नेल स्लाइम प्रोडक्ट्स ऐसी हैं। मुझे ये बताइए, आई एम मोर इंटरेस्टेड टू नो कि जब आपने इसको आगाज़ किया, ये तो आप कह रही हैं कि जिस इलाके में वहाँ पे स्नेल्स बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, घोंघे, तो उनको आपने हैंड पिक किया और उसके बाद मतलब ये किस तरह से आपने किया ना कि उनको हाथों से कलेक्ट किया, और क्या इतने सारे आपको इकट्ठे मिल गए या फिर पहले आपने वो स्नेल्स लिए और उनको अपने पास रख के उनकी गालिबन ब्रीडिंग की और उसके बाद फिर इनके स्लाइम से सारी चीज़ें, ये ज़रा प्रोसेस बताइए ना। सर, असल में इसमें मुकामी कम्युनिटी का भी किरदार होता है। हम लोग स्नेल परचेज़ भी करते हैं, इसकी ब्रीडिंग भी करते हैं, इसको फार्म में रखा जाता है जहाँ पे इनको फ्रूट और वेजिटेबल्स वगैरह दी जाती हैं, इनका ख्याल रखा जाता है
और इसको कलेक्ट बाय हैंड ही किया जाता है, जो कि मुकामी कम्युनिटी से हम लोग इसको परचेज़ करते हैं। दूसरा ये है कि देखें दुनिया में ये देखा जाता है ना कि अफ्रीकन जॉइंट स्नेल बड़ी मशहूर हैं या बाकी तरह की, तो वो ये फार्मी और देसी वाला कुछ हिसाब रहता है इसमें। हमारा जो स्नेल स्लाइम है वो दुनिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी का है इसके कंपाउंड्स के लिहाज से, क्योंकि ये वाइल्ड हेलिक्स स्नेल से हम लोग कलेक्ट करते हैं और हम लोग इसको इसी के एनवायरनमेंट में रखते हैं। हम लोग इसको कोई मसनूई माहौल नहीं देते, कोई ऐसी चीज़ें नहीं देते जो इसकी क्वालिटी पे असरअंदाज हों। हत्ता कि हम लोग इसको देखिए, इसका एक टेम्परेचर है 15 से 25, ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक भी चला जाता है। इससे ये ना तो नीचे सरवाइव कर पाते हैं ना इससे ऊपर वाले टेम्परेचर में। और हम लोगों की ये होता है कि हम लोग इसको इसी माहौल में रखते हैं। हम लोग मसनूई माहौल दें तो इसकी जो क्वालिटी है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। अच्छा, और ये जो आपने एक और बात की है, मैंने आपकी बात से एक और बड़ी पॉजिटिव बात कैच किया, वो ये कि इसमें मुकामी कम्युनिटी भी इन्वॉल्व है। यानी कि एक जो स्नेल है, एक गूंगा, उसने सिर्फ एक कारोबार को खड़ा नहीं किया है, बल्कि उसने पूरी जो लोकल कम्युनिटी है उसको इन्वॉल्व किया है। और उस एक स्नेल से सिर्फ एक बिज़नेस डेवलपमेंट नहीं हो रही है, लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट भी हो रही है। तो ये कितनी शानदार बात है। और इसमें जो मकामी अफराद हैं कितनी बड़ी तादाद में इन्वॉल्व हैं कि जो ये काम कर रहे हैं? सर, इसका जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड, उसमें 30 से 35 बंदे बल्कि इससे ज़्यादा भी इन्वॉल्व रहते हैं, जिससे हम लोग इन स्नेल को ख़रीदते हैं। और एक्सट्रैक्शन के मराहिल में भी और बाकी चीज़ों में भी कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है। और वैसे मेरा ये प्रोग्राम भी है, जैसे कि हम लोगों की इंटरनेशनल मीडिया पे भी काफ़ी वीडियो वगैरह वायरल हुई हैं, तो उसके बाद लोग स्नेल फार्मिंग की तरफ भी आना चाहते हैं। ये एक अच्छे तरीके से मेरा है कि मैं मुकामी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके इसको एक बड़े लेवल पे लेके जाऊँ, इसको पाकिस्तान की सन्नत में इसके एक अहम किरदार अदा हो सके इसमें। ज़बरदस्त भाई सिद्रा, आउटस्टैंडिंग। मैं तो कहूँगा कि बहुत ही यूनिक आइडिया, और इस यूनिक आइडिया के साथ ना सिर्फ आप अपने लिए बहुत अच्छा कर रही हैं, पूरी कम्युनिटी ने इसके साथ इन्वॉल्व हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका सिद्रा सजाद हमारी। तो आप देख रहे कि वो कहते हैं ना, टैलेंट की कमी नहीं है, आइडियाज़ इनोवेशन की कमी नहीं है हमारे पास। सबसे अच्छी बात ये है ना फैसल कि वो खुद से उन्होंने किया है सारा कुछ और फिर कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व किया है। मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट भी हो रही है, स्किल डेवलपमेंट भी हो रही है आपकी, और आप ग्रो भी कर रहे हैं साथ साथ। और ये तो बाहर ममालिक में इतना पॉपुलर है, इतना आपको पता है, हज़ारों के इतनी छोटी छोटी सी जो क्रीम के बॉक्सेस होते हैं वो हज़ारों के। मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। मुझे ये पता है कि हमारी पहली विकेट गिर गई है और बना ले स्पिन विकेट। ब्रेक ले लें, आप एक आउट हो गया, ब्रेक ले रहे दोबारा हाजिर होते, स्टे विद अस। Something's very nice। इस अच्छे से रैप में सबसे अच्छी चीज़ थी लस्सी। मुझे पता है क्या अच्छा लगा, तू आईफोन, मैं मोटोरोला। गुड यार, ज़बरदस्त। ये इन्होंने मुझे नहीं कहा है, ये इन्होंने जो हमारे आज गेस्ट हैं उनके हवाले से कहा है, क्योंकि आज एक बहुत अहम दिन है। 15 अक्टूबर है वाइट केन डे, सफ़ेद छड़ी का दिन, आलमी तौर पे मनाया जाता है। हमारे वो अफराद जो कि स्पेशली एबल्ड हैं, उनके लिए आज का ये दिन मनाया जाता है। और कहा यह जाता है, माशरा कहता है कि जी इनसे अल्लाह ताला ये खसूसियत ले लेता है देखने की, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको फिर जो खसूसियत दी होती है वो शायद हम आंखें रखने वालों को भी नहीं होती है। इसी तरह के एक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मर हैं, रैपर हैं, MK इनका स्टेज नेम है, और बहुत ही ज़बरदस्त रैपर हैं। आपने थोड़ा तो रैप इनका देख ही लिया है। तो विदाउट फर्दर अडू हम आपसे मुलाकात करवाते हैं आज जनाब मोहम्मद खालिद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सबसे पहले तो। और कैसे आप आए, कैसे तशरीफ़ लाए? आपसे रैप में ही सवाल होंगे सारे। सो हाउ आर यू? आई एम गुड, आप लोग कैसे हैं? फाइन शाइन, फाइन शाइन। तो कब से शुरू किया रैप करना MK? ओके, तो स्कूल फेयरवेल थी, उसके लिए कुछ करना था, और मैं बचपन से आई एम राइटिंग पोइट्री 8 साल की उम्र से। तो एक पोइट्री लिखी स्कूल की कहानी, और फिर वो
उस ज़माने में वडेरे का बेटा आया हुआ था गाना। yes. तो उससे I was highly obsessed with Ali Gulpir. Everyone was. Yeah. We are still. I wanted to have the haircut, that काला कुर्ता. So I just wrote like उसको follow करते हुए मैंने अपनी poetry को rap में convert किया. I didn't know उस time पे rap क्या होता है. मैंने जब स्कूल में परफॉर्म किया तो everybody was like, oh my god, you're a rapper. मैंने कहा वो क्या होता है? Okay. And that's why I discovered my talent in rap and तो हादसाती तौर पे रैपर बन गए आप, इसका मतलब है। I think it was always in me, but discover करते करते you know time लगा। ये होता है। So MK फिर आपने वैसे तो उस दिन तो आपने फेयरवेल थी जो रैप कर दिया, उसके बाद से लेके अब तक हाउ हैज बीन द जर्नी? It's been very very interesting क्योंकि उसके बाद मैंने गाने लिखे and I realized कि it makes me happy, like मुझे बहुत खुशी होती है when I write a song and when I share it with my friends and family, और जब उनका feedback आता है उससे ज़्यादा happy moment कोई नहीं होता। तो फिर मैंने फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ की 2019 में which was my स्कूल की कहानी द सेम सॉन्ग। उसके बाद मनाहिल जो कि अभी आप लोगों ने देखा, and I've done like 12 songs so far. Wow. So I make music and put it on YouTube and Spotify. अच्छा, वैसे आपके इतने ज़बरदस्त गाने हैं तो ये कोई किसी मूवी में या ड्रामों में किसी ने अप्रोच किया कि हम इसको शामिल करना चाहते हैं? Not yet. मैं चाहता हूँ कि मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स या डिफरेंट मूवीज़ या प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करूँ, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ पाया। आज के दिन के हवाले से अगर बात करते हैं, मुझे जब इस तरह के अल्फाज आते हैं ना MK के इम्पेयर्ड या चैलेंज, तो ये मुझे ज़ाती तौर पे ये अल्फाज अच्छे नहीं लगते। मुझे लफ्ज़ अच्छा लगता है स्पेशली एबल्ड। आपके पास वो क्वालिटीज़ हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी उसको अंडरस्टैंड नहीं करती है। सो लिविंग हेयर, इस माशरे में रहते हुए क्या क्या चैलेंजेस या क्या क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं? सबसे बड़ा मसला है फैसल ये कि लैक ऑफ अवेयरनेस। वेयर वी टॉक अबाउट इंक्लूसिविटी, वो इसलिए भी कि जब फॉर इंस्टेंस अगर इंक्लूसिव एजुकेशन हो, मैंने तो की है लेकिन हमारा इन जनरल एजुकेशन सिस्टम इंक्लूसिव नहीं है। अगर होता तो जैसे मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन ली है तो मेरे साथ जिन्होंने पढ़ा स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज में, दे नो व्हाट पीपल लाइक मी आर केपेबल ऑफ। अगर ओवरऑल इन जनरल सोसाइटी इंक्लूसिव होती तो जब मैं जॉब के लिए जाता या मैं कहीं पे भी जाता तो मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हुए वो रिलक्टेंट नहीं होते, उन्हें मेरी सलाहियतों पे डाउट नहीं होता। तो लैक ऑफ अवेयरनेस है जिसकी वजह से लोग नहीं समझ पाते। दे आस्क यू वेरी बेसिक क्वेश्चंस के दे डोंट नो कि आप पढ़ सकते हो, आप लैपटॉप यूज़ कर सकते हो, से लेके बहुत बेसिक चीज़ें लाइक मैंने अपने एक वीलॉग में डाला था आई एम कटिंग माई नेल्स माई सेल्फ, तो वो लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था तो पीपल आर नॉट अवेयर। तो अगर अवेयरनेस बढ़े तो वो गैप जो है वो शायद ब्रिज हो पाएगा। वैसे आप क्या समझते हैं कि अवेयरनेस देने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। आपने जिस तरह की बात की मुझे भी यही सुनकर समझ आया है कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हम फैलाएंगे लोगों को उतनी समझ आएगी, और बजाय सिंपैथेटिक होने के वो उनको इक्वली उसी तरह के मौके फराहम करेंगे। तो आप समझते हैं कि किस तरह की कैंपेन्स रन कर सकें, हो सकता है हम भी आपके किसी काम आ सकें? ओके, तो कैंपेन्स और सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक एडवोकेसी कैंपेन्स तो हो रही हैं बहुत सारी, बट आई थिंक कि हमसे सबसे ज़्यादा हम कंज्यूम करते हैं मीडिया, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ड्रामाज या फिल्म्स हो। मुझे लगता है हर जगह ना देयर शुड बी अ फेयर, मीडिया हो या फिल्में हो या ड्रामाज हो या कहीं पे भी, देयर शुड बी अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, चाहे वो किसी कैरेक्टर की फॉर्म में क्यों नहीं हो। जैसे रमज़ान ड्रामाज आते हैं, बहुत रेयरली मैंने अभी तक नहीं देखा कि किसी में कोई डिफरेंटली एबल्ड कैरेक्टर हैप्पी वे में इंट्रोड्यूस हुआ हो। दे आर ऑलवेज लाइक कि या तो वो इन्फीरियरिटी का शिकार हैं या तो वो बिल्कुल ही इंडियन मूवीज़ की तरह 10 किलोमीटर दूर से आहट को पहचान लेते हैं। तो दैट इज़ नॉट रियलिटी, दैट इज़ वेरी स्टीरियोटिपिकल इमेजेस ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड या डिफरेंटली एबल्ड पीपल। तो वो जब इंक्लूजन होगा ना इन टर्म्स ऑफ स्टोरी, इन टर्म्स ऑफ मीडिया, हर जगह एडवर्टाइजमेंट्स, हर जगह, तब मुझे लगता है क्योंकि हमारी आवाम ना इसी तरीके से इन्फ्लुएंस ज़्यादा होती है मीडिया से। चलें, अब आपने आवाम की बात की और उन्हें इन्फ्लुएंस करने की बात की, सिंस वी आर क्लोजिंग ऑन द सेगमेंट, तो ऐसा नहीं हो सकता को जाने दें बगैर रैप सुने। सो लेट्स ड्रॉप द माइक एंड स्टेज इज ऑल योर्स, सो प्लीज डू द रैप। तो दिस सॉन्ग इज कॉल्ड ख्वाब देख, और मैं चाहता हूँ जो भी मुझे देख रहे हैं वो ख्वाब देखना ना छोड़ें। 12 की उम्र में मैं पहली बार स्कूल गया, अगली वाली लाइन क्या थी वो शायद मैं भूल गया, बस याद मुझे टीचर बोली माँ से, बेटा आपका स्पेशल है आप ले जाओ यहाँ से। माँ बोली बेटा स्पेशल नहीं लेजेंड है, माँ मेरी हीरो मेरी माँ मेरी हेवन है, हूँ स्पेशल नहीं खास मैं।
महफिल में हूँ दूर पर हूँ तन्हाई में पास में, जो भी मुझे सुन रहे तकलीफ में उदास है, उन लोगों के लिए मेरा गाना ये खास है। दुनिया भागती है कामयाबी के पीछे, पर कामयाबी के बाद वाला एहसास में। अब इन आंखों में नूर कम ज्यादा ख्वाब बेड़े, खोली आंखों से मैंने बहुत ज्यादा ख्वाब देखे, वो मुझ पे हंसते थे जाग बेटे। अब मैं उनसे कहूँ चल भाग बेटे, ख्वाब देख तू ख्वाब छोटे, जो ख्वाब ना होते तो जी पाता मैं खाक छोटे। ख्वाब देख तू ख्वाब छोटे, तू बदला जवाब छोटे, बहुत ज्यादा हार्ट छोटे। ख्वाब देख तू ख्वाब छोटे, तेरे अंदर भी ये लावा तू लगा देगा आग छोटे। ख्वाब देख तू ख्वाब छोटे, तू समझ रहा है ना मेरी बात छोटे। बहुत अच्छे से समझ गए। थैंक यू सो मच। आप सिर्फ हमारे लिए नहीं, उन सब के लिए इंस्पिरेशन है जो कि ख्वाब देखना चाहते हैं और जो नहीं भी देखते हैं तो उनको भी आप इंस्पायर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आपका बहुत शुक्रिया आने का। विश यू बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया। तो जी आपने देखा कि अगर आप किसी भी तरीके की तकलीफ में हैं और अगर आपको कोई डिस्करेज कर रहा है तो उसको सिर्फ एक बात बोलें, ख्वाब देख छोटे, ख्वाब देख। इसी के साथ आपसे इजाजत का वक्त हुआ चाहता है। बिल्कुल, अब हम आपसे कल मिलेंगे, जब तक कि मुझे और फैसल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।